एक ही दिन की अखबार की सुर्खियां। कभी लगता है ये सब अलग अलग बातें हैं, लेकिन क्या हो अगर ये सब एक ही कहानी के हिस्से हों। आज हम यही देखने वाले हैं, कैसे बाजार में गिरावट, एक दूर देश का संघर्ष और हमारे अपने घरों में गैस की कमी, ये सब एक धागे से बंधे हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है यहां से। शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट। बेंचमार्क इंडेक्स, जो मतलब बाजार की सेहत बताते हैं, वो सीधे 2% नीचे आ गए। अब इससे निवेशकों में तो हड़कंप मचना ही था। ये जो स्क्रीन पर लाल रंग दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बड़े तूफान का पहला इशारा है। तो सवाल यह है कि आखिर बाजार इतना घबराया क्यों? वजह है ये नंबर, $100। कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। और देखिए, जब भी एनर्जी की कीमतें इतनी तेजी से आसमान छूती हैं तो पूरी की पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। बाजार का ये रिएक्शन बस उसी का एक ट्रेलर है। लेकिन तेल की कीमतें अचानक इतनी बढ़ क्यों गईं? इसका जवाब हमें अपने आसपास नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें हजारों मील दूर चलना होगा, एक ऐसे जियोपॉलिटिकल संघर्ष की तरफ जो पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है। और ये है इस पूरे संकट की जड़। वेस्ट एशिया में एक संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है, और इसी वजह से दुनिया भर में डर फैल गया है कि कहीं एनर्जी की कमी ना हो जाए, कहीं सप्लाई चेन्स ना टूट जाएं। सीधी सी बात है, जब दुनिया के इस बेहद ज़रूरी हिस्से में तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर खतरा मंडराने लगता है। और ये कोई हवाई डर नहीं है। इस लड़ाई का एक असली और बहुत ही दुखद मानवीय चेहरा भी है। इराक में एक अमेरिकी KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इसमें सवार सभी 6 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ईरान समर्थित एक गुट ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली, जिससे ये पहले से ही तनावपूर्ण माहौल और भी ज्यादा बिगड़ गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब पूरी दुनिया में ऐसा तूफान मचा हो तो भारत जैसा देश खुद को इससे कैसे बचाता है? अब चलिए इस ग्लोबल संकट से अपना फोकस शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि भारत का रिएक्शन क्या था। सरकार का जवाब आता है एक बहुत बड़े नंबर के साथ, 57,381 करोड़ रुपए। जी हां, ये एक बहुत बड़ी रकम है और इसे एक बहुत ही खास मकसद के लिए अलग रखा गया है। और इस पैसे से बनाया जाना है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड। अब ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये सरकार का एक इमरजेंसी फंड है। जब भी दुनिया में कोई बड़ी गड़बड़ हो, जैसे सप्लाई चेन्स में दिक्कत आ जाए या कोई और आर्थिक झटका लगे, तो ये फंड सरकार को उससे निपटने की ताकत देता है। मतलब ये एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यही कहा। उनके शब्दों में, ये फंड भारत को वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों का जवाब देने के लिए राजकोषीय गुंजाइश प्रदान करेगा। मतलब ये एक तरह की तैयारी है, एक ऐसा कदम जो देश की अर्थव्यवस्था को ऐसे बाहरी झटकों से बचाने के लिए उठाया जा रहा है। लेकिन एक तरफ तो संसद के गलियारों में बड़े बड़े इकोनॉमिक प्लान्स बन रहे हैं, पर दूसरी तरफ सड़कों पर आम लोगों की दुनिया में कहानी कुछ और ही चल रही है। तो चलिए अब इस हाई लेवल पॉलिसी की दुनिया से निकलकर देखते हैं कि आम नागरिक की जिंदगी में इस संकट का क्या असर हो रहा है। दिल्ली में ये ग्लोबल क्राइसिस अब ग्लोबल नहीं रहा, ये बहुत पर्सनल हो गया है। यहां लोगों के लिए फिस्कल हेडरूम या ग्लोबल हेडविंड्स जैसे भारी भरकम शब्दों का कोई मतलब नहीं है। यहां संकट का मतलब कुछ और ही है, कुछ ऐसा जिसे लोग हर पल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर रहे हैं। और जमीनी हकीकत यह है, LPG की भारी किल्लत। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि शहर भर में पुलिस की छुट्टियां कैंसिल करनी पड़ी ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। लोग अब वापस लकड़ी पर खाना बनाने को मजबूर हैं, और दुकानों से इंडक्शन कुकटॉप्स रातों रात बिक गए हैं। ये असल में एक इमरजेंसी जैसे हालात हैं। तो अब वक्त आ गया है इन सारी कड़ियों को जोड़ने का। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर वेस्ट एशिया में हो रहा एक संघर्ष दिल्ली के किसी घर में खाली पड़े गैस सिलेंडर की वजह कैसे बन जाता है। देखिए, ये पूरा एक डोमिनो इफेक्ट है। स्टेप 1, वेस्ट एशिया में संघर्ष शुरू होता है। स्टेप 2, इसकी वजह से तेल की कीमतें $100 पर पहुंच जाती हैं। स्टेप 3, इससे दुनिया भर के शेयर बाजारों में घबराहट फैल जाती है, वो गिरने लगते हैं। स्टेप 4, जवाब में सरकार एक बड़ा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, एक शील्ड बनाती है। और स्टेप 5, इन सब के आखिर में इसका असर आम लोगों पर पड़ता है, जिन्हें एनर्जी की कमी का सामना करना पड़ता है। हर एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक ही संकट की दो अलग अलग तस्वीरें हैं, बिल्कुल साफ।
एक तरफ है सरकार का ऑफिशियल रिस्पॉन्स, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, फिस्कल कंसोलिडेशन जैसे बड़े बड़े शब्द हैं, और दूसरी तरफ है आम जनता का रिएक्शन। गैस के लिए लंबी लाइनें, इंडक्शन चूल्हा खरीदना, लकड़ी पे खाना पकाना। मतलब भाषा का ये फर्क ही बता देता है कि ये दो दुनियाएं एक दूसरे से कितनी अलग हैं। तो अब जब हमने सारी कड़ियों को जोड़ लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। असल में ये सारी सुर्खियां अलग अलग कहानियां हैं ही नहीं, ये एक ही कहानी है, बस इसे अलग अलग ऊंचाई से देखा जा रहा है। कोई इसे ग्लोबल स्टेट से देख रहा है, कोई नेशनल पॉलिसी के चश्मे से, और कोई अपने घर के किचन से। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर रुक जाते हैं कि जब इस तरह का कोई ग्लोबल तूफान आता है तो किसी भी देश की बनाई हुई आर्थिक ढाल, उसकी ये शील्ड आखिर कितनी हिफाजत कर सकती है, खास तौर पर तब जब जमीन पर आम इंसान सिर्फ इस बात के लिए परेशान हो कि आज शाम परिवार के लिए खाना कैसे बनेगा। ये वो सवाल है जिसका कोई आसान जवाब शायद है ही नहीं।